गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद युग के उपन्यासकार। प्रेमचंद जैसे युग है तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद को। इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, सबको पता है। और हिंदी उपन्यास का जो नामकरण है वो भी इन्हीं के नाम पे हुआ है, मैंने कल बताया था। इनको उपन्यास सम्राट किसने कहा है? बंगला के कथाकार हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। जन्म इनका 1880 में हुआ है, 1936 में इनकी मृत्यु हो गई है। और इनका नाम जो था वो बचपन का धनपत राय था। ठीक है, उर्दू में ये पता है आपको, बचपन का नाम धनपत राय, उर्दू में लिखते हैं नवाब राय के नाम से इन्होंने लिखा है। ठीक है, और प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया, ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। तो ये उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने इनको प्रेमचंद नाम दिया था। ठीक है, इनका प्रथम उपन्यास जो था वो हम खुरमा या हम सब आप जिसको कह सकते हैं, वो प्रेमा के नाम से उसका हिंदी में अनुवाद हुआ था। और बाद में उन्होंने इसी प्रेमा उपन्यास का नाम बदल के प्रतिभा कर दिया था। बाजारे हुस्न 1916 में ये इनकी प्रथम जो प्रौढ़ कृति है उसे कहा जा सकता है। और सेवा सदन इनको ही इनका प्रथम उपन्यास माना जाता है। बाजारे हुस्न उर्दू में लिखा गया था और इसी का जो हिंदी रूपांतरण है वो सेवा सदन है। ये 1918 में जो है वो प्रकाशित हुआ। सेवा सदन की जो नायिका है वो सुमन है। ठीक है, और ये वैश्य जीवन पर आधारित है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि इनके बहुत से उपन्यास जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सेवा सदन की नायिका सुमन है और ये बाजारे हुस्न जो है वो आपके वैश्य जीवन पर आधारित उपन्यास है। लेकिन जब इसका हिंदी में रूपांतरण हुआ सेवा सदन में, तो इसमें दो समस्याएं उठाई गई कि एक तो जो सुमन है वो क्या कर सकती है, अपने जीवन से तंग होकर आत्महत्या कर सकती है या फिर स्वतंत्रता के लिए कोई कदम उठाए। तो उसमें जब वो वैश्या बन जाती है तो हालांकि जो बहुत उच्च वर्ग के लोग थे वो उसके पास आते हैं और फिर भी उसको समाज जो है वो अपनाता नहीं है। तो अंत में इसमें ये दर्शाया गया है कि वो अपने आपको वैश्या जीवन से निकाल करके क्या करती है, समाज सेवा के प्रति जो है वो प्रवृत्त हो जाती है। तो इसका बाजारे हुस्न का नाम इन्होंने बदल के इसलिए फिर सेवा सदन कर लिया, क्योंकि जो वैश्यावृत्ति है वो स्वतंत्रता की तरफ तो उसको ले जाती है, परंतु उसको समाज में प्रेमचंद ने स्वीकार नहीं किया है। और जन कल्याण के लिए जो है वो सुमन फिर अपने आप को परिवर्तित कर देती है। तीसरा इनका है प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम 1922 का है और इसमें 1922 में इन्होंने किसान संघर्ष का चित्रण किया है। ठीक है, रंगभूमि। रंगभूमि बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका उपन्यास है और इसमें सूरदास पात्र है, हालांकि वो अंधा है लेकिन साम्राज्यवाद का विरोध करता है। और अब देखो वही है कि आज़ादी से पहले के जो उपन्यास हैं वो मोस्टली आपके लिखे गए हैं गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर। तो यहाँ पे हम सूरदास को गांधी जी का प्रतिनिधि या उसका पूर्ण रूप से जो है वो उसी को उस गांधी जी के ही आंदोलन को आगे बढ़ाता हुआ मान सकते हैं, क्योंकि ये गरीब है लेकिन फिर भी जब ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट ये खड़ा हो जाता है, किसी सच का सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है, तो अपने प्राण तक त्याग देता है। आंदोलन, सत्याग्रह सब कुछ इसमें दर्शाया गया है। उसके बाद है निर्मला। निर्मला 1925 का है। इसमें भी अनमेल विवाह की समस्या को दर्शाया गया है। इसका जिसके साथ विवाह होता है उसकी पत्नी मर चुकी होती है, 2 बच्चे होते हैं। हालांकि इसमें स्त्री की व्यथा है। व्यथा क्या है? एक तो अपनी से बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ विवाह होता है, दूसरे उसके बच्चे हैं। उनके लिए ये मतलब निर्मला जो स्त्री है अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, पूरा लगन के साथ जो है वो उनकी सेवा करती है। लेकिन फिर भी इसको समाज जो है वो पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाता है। उस संघर्ष में अपने पूरे
जीवन में ये संघर्ष करती है और उसमें अंत में ये सफल नहीं हो पाती है। तो स्त्री की व्यथा को दर्शाया गया है इसमें भी। गबन में नायिका जाल्पा है, ये 1928 में लिखा है। इसमें भी स्त्री की गहनों के प्रति जो प्रेम है उसी को दर्शाया गया है। हालांकि बहुत से पहलू और भी हैं जिनको दर्शाने की कोशिश की है, जैसे किस तरह से समाज में जो कुप्रथा है, जो रिश्वतखोरी है वो बढ़ती जा रही है, उसका कारण क्या है और किस वर्ग में ये ज़्यादा आ रही है। तो नायिका जाल्पा जो है वो गहनों से प्यार करती है, लेकिन अंत में इसका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। कर्म भूमि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1932 में लिखा गया है। इसमें किसान और दलित दोनों को ही समस्या को उभारा है, दोनों को ही अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है। और धार्मिक परिप्रेक्ष्य भी इसमें हिंदू मुस्लिम जो है एकता उसको उजागर किया गया है। उसके बाद है 1936 का गोदान। गोदान इनका एक ऐसा उपन्यास कहा जा सकता है जिससे इनको बहुत ही सफलता मिली, या प्रौढ़ औपन्यासिक कृति आप इसको कह सकते हैं। होरी इसका नायक है, लेकिन ये कथा सिर्फ होरी की ही नहीं है, इसको एक प्रतीकात्मक उपन्यास भी आप कह सकते हो। सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध है, लगान जो किया जाता है, शोषण जो उसका होता है, ठीक है, किसानों से कैसे भूमि ले दी जाती है और उनकी भूमि मतलब किसान जो है वो किसान ना होकर के अंत में मजदूर बन जाता है। तो ये हमारे समाज की बहुत ही एक जो गलत प्रथा थी उसको बताया गया है। आज भी आप कह सकते हैं कि ये जीवित है, क्योंकि आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो किसान संघर्षरत हैं। मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है, 1948 में लिखा गया है। तो ये जो आपके प्रेमचंद हैं वो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक कहे जाते हैं। यथार्थ इसलिए क्योंकि समाज में उस समय जो चला हुआ था, स्त्रियों की जो स्थिति थी उसको तो इन्होंने उजागर किया ही किया, साथ में किसानों की जो स्थिति थी उसको भी उजागर किया। गांधीवादी जो आंदोलन चले थे उनकी तरफ भी ध्यान कराया। तो साथ ही उन्होंने हर एक उपन्यास में आप देखेंगे तो समस्या को छोड़ा नहीं है, समस्या का कोई ना कोई हल निकाला है, एक आदर्श की तरफ ले जा रहे हैं कि क्या होना चाहिए। अंत में जो सामंतवादी व्यवस्था हो उसका अंत होता है, जो सच है उसकी जीत इन्होंने की है, मतलब आदर्श इन्होंने प्रस्तुत किया है। यथार्थ के चित्रण के माध्यम से इन्होंने आदर्श बनाया है कि सच्चाई ये है और होना क्या चाहिए। तो इसलिए आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक, और इस परंपरा को चलाने का श्रेय भी मुंशी प्रेमचंद को ही जाता है। एक उपन्यास है इनका कायाकल्प। कायाकल्प इनका 1926 में लिखा गया, और ये मूल रूप से जब इन्होंने हिंदी में ये उपन्यास, तो इन्होंने कुछ उपन्यास उर्दू में लिखे हैं और उनका हिंदी रूपांतरण किया है अलग शीर्षकों से, लेकिन कायाकल्प मूल रूप से इनका हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास है। रूठी रानी 1907 का है और ये इनका ऐतिहासिक उपन्यास है। अब चलते हैं जयशंकर प्रसाद, इनको हम फटाफट करेंगे। जयशंकर प्रसाद में कंकाल, तितली, इरावती 3 उपन्यास हैं। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है और ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है। तितली इनका घटना प्रधान उपन्यास है। कंकाल ये इनका 1929 का है। कंकाल में इन्होंने जो समाज में अवैध संबंधों से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनकी समस्या को इन्होंने उठाया गया है, तो ये यथार्थवादी उपन्यास इन्होंने लिखा था। वृंदावन लाल वर्मा सर वॉल्टर स्कॉट कहे जाते हैं और ये ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट उपन्यास है मृगनयनी, 1950 में लिखा है, ठीक है। और विराटा की पद्मिनी, गढ़ कुंडार भी इनका इम्पोर्टेंट है, 1924 में लिखा हुआ है। झांसी की रानी, कचनार, राणा कुंभा, ये सारे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। कुंडली चक्कर ये इनका एक सामाजिक उपन्यास है, इसको पूछ लेते हैं कि इस प्रकार का है कुंडली चक्कर। और वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास अगर देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश की जो बुंदेलखंड है उसकी पृष्ठभूमि पर आधारित हैं, और उसमें उस समय के मुस्लिम शासनकाल को इन्होंने अपने उपन्यासों में दर्शाया है। उसके बाद देखते हैं हम विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, इनके माँ और भिखारनी 1929 के हैं दोनों ही। माँ इनका सामाजिक उपन्यास है, भिखारनी भी,
और इसमें अंतरजातीय विवाह की समस्या को दर्शाया गया है। संघर्ष उपन्यास है, आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की असफलता को दर्शाया गया है। तो माँ और भिखारिणी इनके बहुत ही इम्पोर्टेंट उपन्यास है और दोनों ही 1929 में लिखे गए हैं। सियाराम शरणगुप्त, सियाराम शरणगुप्त का तो आपको पता ही है, गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी, तीनों उपन्यास है। सियाराम शरणगुप्त गांधीवादी दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थे और तीनों ही सामाजिक उपन्यास है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पता ही है, क्रांतिकारी कवि और छायावाद के शलाघापुरुष कहे जाते हैं। इनके उपन्यास प्रेम पर आधारित हैं। देखो, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़ और काले कारनामे समाज को दर्शाया गया है। कुली भाट और बिल्लेसुर बकरिहा, ये दोनों ही इनके सामाजिक उपन्यास है। नवीन शैली के चमेली और इंदुलेखा अपूर्ण उपन्यास है और नवल किशोर निराला भाग 4 में इनको संपादित किया गया है। प्रेम मूलक उपन्यास है। स्वच्छंदतावादी पद्धति के ये लेखक थे, ये तो आपको पता है। स्वच्छंद छंद के प्रवर्तक, मुक्त छंद के प्रवर्तक भी यही कहे जाते हैं। शिव पूजन सहाय बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास लिखा है, देहाती दुनिया 1926 में। अब इस उपन्यास को पढ़ना बहुत आवश्यक है अगर आप भारत के ग्रामीण जीवन को समझना चाहते हैं कि आज़ादी से पहले किस प्रकार की स्थिति थी और उसके बाद की जो स्थिति हुई उसको भी दर्शाया गया है कि ग्रामीण जीवन किस प्रकार था। और आंचलिक उपन्यास कहा जाता है, गोपाल राय ने कहा है। आंचलिक इसलिए भी कहते हैं क्योंकि किसी अंचल को एज इट इज़ पूरा इन्होंने दर्शा दिया है अपने उपन्यास में। पांडे, बच्चन, शर्मा उग्र हैं और गांधी प्रेमचंदोत्तर युग के या गांधीवादी युग कुछ भी कह लो, उसके सबसे अकड़े हुए बिगड़ैल उपन्यासकार ये माने जाते हैं। गांधी जी ने इनकी जो चॉकलेट उपन्यास था उसको लेकर बहुत आलोचना की थी। कारण ये है कि ये बहुत ही साफ लिखते थे, सटीक लिखते थे, जो समाज में होता था उसको यथार्थ चित्रित कर देते थे। चंद हसीनों के खतूत ये प्रत्रात्मक प्रवृत्ति में लिखा गया पहला उपन्यास है, 1927 का है। इसमें हिंदू और मुस्लिम जो प्रेम विवाह है उसको दर्शाया गया है। दिल्ली का दलाल, ये भी 1927 का है और इसमें युवतियों का क्रय विक्रय करने वाली एक संस्था होती है, उसके पर्दाफाश की कहानी है। बुधवा की बेटी 1928 का है। अछूत की समस्या को दर्शाया गया है, ये जो है वो मनुष्यानंद से नाम से प्रकाशित हुआ है। शराबी, ये वैश्यावृत्ति और शराबियों की स्थिति को दर्शाया गया है। सरकार तुम्हारी आंखों में 1937 शासन तंत्र की अव्यवस्था और प्रजा का पीड़ा का चित्रण है। अब देखो, चॉकलेट, इस उपन्यास के लिए इनकी बहुत आलोचना हुई है और यही कारण है बनारसी दास चतुर्वेदी ने इनके साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा है। जी जी जी, अब जी 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 कौन करता है? बेचारी स्त्री। तो इसमें स्त्री की जो दुर्दशा है, उसकी घर में जो स्थिति होती है उसका व्यथापूर्ण चित्रण किया गया है। फागुन के 4 दिन और जूहू, ये इनके प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासकारों के जनक पांडे, बच्चन, शर्मा, उग्र को ही माना जाता है और अंग्रेजी में वैसे प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक चोला को माना जाता है। अब हम करेंगे भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1934 में लिखा गया है और इसके ऊपर फ्रेंच उपन्यासकार हैं आपके थाया, उसका प्रभाव पड़ा है। प्रेम के 3 वर्ष 1936 में ये जो चित्रलेखा है ना, इसमें पाप और पुण्य की समस्या का वर्णन किया है इन्होंने। 3 वर्ष 1936 का है और इसमें ये बहुत ही भावुक उपन्यास है, भावुकता से परिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त और भी हैं इनके, जैसे भूले बिसरे चित्तर है, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, ठीक है। उसके बाद है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, इनके तो आपको पता है, हृदय की परख, हृदय की प्यास, वयम रक्षामः, ये 1955 का है। आर्य अनार्य और देवी और जो देव और दानव है उनकी संस्कृतियों में जो संघर्ष होता है उनको दर्शाया गया है। वैशाली की नगर बधू 1948 का है। इसमें जो बुद्ध के समय में जो समाज और राजनीति में बीच में जो तनाव उत्पन्न हुआ था उसको वैशाली की नगर वधू में दर्शाया गया है। राहुल सांस्कृत्या इनके दोनों ही एक ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जय योद्धे और सिंह सेनापति। सिंह सेनापति में आपके वैशाली और तक्षशिला
इन दो गणराज्यों की कथा का वर्णन है। और जय योध्या में जो योध्या राज्य है उसका कैसे पतन होता है उसका चित्रण है। जीने के लिए राहुल सांस्कृत्यायन का उपन्यास है और इसको हिंदी का प्रथम राजनीतिक खुला उपन्यास कहा जा सकता है। और देवोदास भी इनका इम्पोर्टेंट उपन्यास है। इसमें उन्होंने आर्यों की जो उन्मुक्त किस प्रकार स्वतंत्र रूप से वो जीते हैं उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, जय योध्या और सिंह सेनापति ये दोनों ही उपन्यास राहुल सांस्कृत्यायन के ऐतिहासिक उपन्यास कहे जाते हैं। तो ये हमने मुख्य उपन्यासकार कर लिए हैं और इसके बाद हम प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यास करेंगे।